So, hello guys, I am Kumar K, your favorite DSA plus OA plus CP teacher. Welcome to our long form DSA plus OA plus CP channel. यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें खुल के बता सकता हूँ जो मैं अपने मेन चैनल पर नहीं बता सकता, बट यहाँ पर मैं आपको एकदम यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं समझाना है। यहाँ पर मैं आपको इंट्यूशन समझा सकता हूँ, लॉजिक समझा सकता हूँ कि क्यों इस चीज़ का आंसर ये है। हमको ये सीखना है, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, तो हमको ये सीखना है वाई इज दिस ओनली द आंसर और हाउ टू रीच द आंसर। तो ऐसी डीप चीजें आप सीखोगे हार्ड लेवल डीएसओ सीपी के लिए, तो आपको महंगी जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि आपको पता ही है 2025 2026 में सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे ओए में और इंटरव्यू में, राइट। तो इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। मेक श्योर करना कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलरली सारी वीडियोस देखो, और वीडियोस देखने के बाद गाइस कोड प्लीज आप ना कमेंट्स में डाल दिया करो। अब जो एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड था 186, इसकी प्रॉब्लम सी को देखते हैं। प्रॉब्लम सी की खास बात मालूम है क्या है? ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आप कितना विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप कितनी ड्राइंग कर सकते हो पेपर पे, और आप कितनी इमेजिनेशन कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ सीपी में अच्छी बात क्या है कि आपका दिमाग बहुत ग्रो हो सकता है। इधर विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन करना है तो करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्री एरेज आर गिवन टू यू, फाइंड ऑल वैलिडेशन रोटेशन ट्रिपलेट्स ऑफ एरे ए बी सी सच दैट ए आई इज सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन बी आई and bi is always strictly less than ci। सो इसका क्या मतलब है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लाइक लेट्स टेक एरे ए, एरे बी, एरे सी, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम सबको पता है कि ये एरेज का ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है फॉर ऑल द थ्री एरेज, राइट। गाइज और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, आपको तभी समझ आएगा जब आपने मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स किया होगा। तो प्लीज मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये 51 आवर का बेस्ट फ्री कोर्स है डीएसए ओएसीपी के लिए। ये करोगे तो आपके इंटरव्यूज और ओएस में जो भी हार्ड और न्यू प्रॉब्लम्स आती है उसका लॉजिक डेवलप करना चालू कर दोगे, और सीपी के लिए भी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डू इट, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट है, इसको आपको करना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब इसके अंदर कोई एक वैलिड रोटेशन ट्रिपलेट जानना है तो कैसे मिलेगा और क्या करना पड़ेगा कि वो हमको मिल जाए। तो इसके अंदर एक वैलिड वो रोटेशन ट्रिपलेट इज 1,1,1,1। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरे ए जो है ना मैं इंडेक्स 1 से चालू करूंगा, एरे बी जो है ना इंडेक्स 1 से चालू करूंगा, एरे सी जो है ना इंडेक्स 1 से चालू करूंगा। तो एरे ए को 1 से चालू करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। एरे बी को इंडेक्स 1 से चालू करेंगे तो क्या आएगा 4 5 6। और एरे सी को इंडेक्स 1 से चालू करेंगे तो क्या आएगा 7 8 9। तो देखो हम चाहते हैं कि एरे ए के सारे एलिमेंट्स फॉर ईच इंडेक्स आई शुड बी लेस देन एरे बी के एलिमेंट्स लेस देन एरे सी। तो चेक कर लेते हैं, इज दिस ट्रू? लेट्स चेक फॉर दिस इंडेक्स आई। yes 1 is less than 4, yes for this index I, yes 5 is greater than 2, 6 is greater than 3. So the first condition has been satisfied that for all the indices a is less than b. Now check this one, b less than c. Yes, 4 is less than 7, 8 is greater than 5, 9 is greater than 6. So this condition also satisfied. When all the conditions are satisfied, then you can say that yes 1 comma 1 comma 1 is a valid triplet. अब ये पूछ रहे हैं कि कितने वैलिड ट्रिपलेट है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं हाउ मेनी वैलिड ट्रिपलेट्स आर देयर। ये पूछा जा रहा है गाइस कि कितने वैलिड ट्रिपलेट्स हैं। एक वैलिड ट्रिपलेट तो दिख रहा है, और भी दिखाऊं? आई कैन शो यू वन मोर वैलिड ट्रिपलेट, चलो दिखाता हूं। 1,2,1 is also a valid triplet. How?
1,2,1 मतलब एरे ए को इंडेक्स 1 से चालू करो। अगर एरे ए को इंडेक्स 1 से चालू करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 प्रिंट होगा बीडू। हाँ, प्रिंट हो गया बीडू। एरे बी को इंडेक्स 2 से प्रिंट करना है। इंडेक्स 2 ये है, मतलब 5 6 पहले आएगा तो 5 6, फिर अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो आगे वाला एलिमेंट कंसीडर करना है। 4, रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं इसको। और एरे सी को फर्स्ट इंडेक्स से कंसीडर करना है, मतलब यहां से 7 8 9। तो देखो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? यहाँ पर प्रीरिक्विजिट लिंक लिख देता हूँ। ये बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चे लोग ना इसको करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जो मेरी स्टूडेंट गूगल में सिलेक्ट हुई थी ना, ऑफ कैंपस क्रैक किया है गूगल 2 2 बार, टायर 4 प्री कॉलेजों में होने के बावजूद। ये डीएसए सीपी का कोर्स करो, दिमाग खुल जाएगा। फ्री का इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, यूज करो, नहीं तो खुद का ही लॉस करोगे। प्रीरिक्विजिट कोर्स लिखता हूँ मैं आपको, ये चीज दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाना। ओके, मेरा काम है कि डीएसए ओईसीपी को आपके लिए फन बना दूं। आपको इससे प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं, मजा आना चाहिए करते वक्त। तो गाइज 1 to 1 मेंटरिंग में बहुत करता हूँ बच्चों की, आज भी करूंगा। सो गाइज 1,2,1 ये वैलिड क्यों है? क्योंकि चेक करो ना, क्या एरे ए लेस देन एरे बी है? ये वैलिड होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, 5 greater than 1, 6 greater than 2, 4 greater than 3, यस यस यस। 7 greater than 5, हाँ हाँ हाँ, 8 greater than 6, या। सो गाइस, अब क्वेश्चन समझ आ गया। आपको 3 एरे दूंगा, आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स के रोटेशन मार सकते हैं अपन तीनों एरे पे, ताकि इन दी एंड ये कंडीशन चल जाए। एरे ए का एक एक एलिमेंट एट इंडेक्स आई शुड बी लेस देन एरे बी का एलिमेंट, एंड एरे बी का एलिमेंट शुड बी लेस देन एरे सी का एलिमेंट। ओके, सो अगर कोई आपको बोल ये ए दे दे 1 2 3 और ये बी दे दे 5 8 1, तो इसमें आप क्या बोलोगे? क्या ए लेस देन बी है कि नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। यस, 5 तो 1 से बड़ा है, गुड। अब ये इंडेक्स के लिए वैलिड है। 8 2 से बड़ा है, यस। क्या 1 3 से बड़ा है? नो। एक भी अगर इंडेक्स पे फेल हो गया तो ए लेस देन बी इनवैलिड हो जाएगा। तो जब बोलता है ना ए लेस देन बी, मतलब बात को समझो, मजाक नहीं चल रहा है। हर इंडेक्स पर ए आई शुड बी लेस देन बी आई। तो आपको ऐसे वैलिड ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं। राम राम। सो नाउ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो बच्चों ने देखी ही नहीं। ट्रिक है ना, ओनली सॉल्व फॉर 2 एरेज। कभी भी कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले उसको छोटे में ब्रेक डाउन करो। समझो क्वेश्चन अपने पास ये होता कि ओनली एरे ए एंड बी इज गिवन, फाइंड ऑल द रोटेशन पेयर्स आई कॉमा जे सच दैट ए लेस देन बी। तो सॉल्व अ सिंपलर प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इस सारी ट्रिक्स कोई अच्छे से सिखाता नहीं है, पर मैं आपको सिखाऊंगा ना। सॉल्व अ सिंपलर प्रॉब्लम, फाइंड ऑल रोटेशन पेयर्स ए कॉमा बी, फाइंड, आप सारे रोटेशन पेयर्स ढूंढ लो आई कॉमा जे सच दैट फॉर ईच इंडेक्स आई ए आई बिकम्स स्ट्रिक्टली लेस देन बी ऑफ आई। आप बस इतना काम कर लो। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, एकदम चिल करना है, लाइफ एकदम मस्त है। आपको सारे रोटेशन पेयर्स ढूंढने आई कॉमा जे सच दैट हर इंडेक्स आई के लिए ना ए आई बी आई से छोटा हो जाए। तो तीसरा एरे भूल ही जाओ, 2 ही एरे कंसीडर करो। अब कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आप यहां पर एक नंबर ले लेते हैं ना, लाइक कुछ नंबर्स लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, B1 B2 B3 B4 B5। तो सबसे पहला पेयर कौन सा चेक करोगे आप 1,1 चेक करोगे ना। 1,1 का क्या मतलब हुआ? 1,1 का मतलब है, आप चेक करोगे कि ये पूरा एरे लाइन वाइज इससे छोटा है कि नहीं है। समझे? ये पूरा एरे इससे छोटा है कि नहीं, ये वाले एरे से। अब चेक कर लेना लूप चला के, B1 है A1 से बड़ा, ठीक है, ये सब है। अगर सब लेस है तो तुम बोल दोगे 1,1 इज व्हाट? वैलिड पेयर। फिर इसके बाद कौन सा पेयर चेक करोगे? ट्रिक बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। इसके बाद तुम चेक करोगे 1,2 को। ये आगे वाला हमेशा 1 ही रखना, क्यों बाद में बताऊंगा। ये 1 ये मदर से चालू करना। 1,2 का मतलब ये वाले एरे की लड़ाई होगी ये वाले एरे के साथ।
तो 1,2 यानी ये जो एरे ए है ये 1 से चालू हो रहा है और एरे बी यहां से चालू हो रहा है, राइट। एरे बी अपने माइंड में एरे बी कैसा है, बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव फिर बी वन कंसिडर कर रहे हैं। आपको रोटेशन का तो समझ आ ही गया होगा। तो 1,2 कैसे चेक करेंगे, देखना पड़ेगा ना, बी टू ए वन से बड़ा है, बी थ्री ए टू से बड़ा है। हाँ है सर जी है। अगर ये सब फॉलो हो जाता है तो 1,2 भी वैलिड है। 1,2 के बाद क्या चेक करेंगे, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। ये आप ब्रूट फोर्स करके चेक कर सकते हो ना, लूप चला के। अब आप 1,1 चेक कर लिए, फिर आप 1,2 चेक कर लिए वैलिड है कि नहीं, तो अभी क्या चेक करोगे, ये कहां तक जाएगा, ये 1,n तक जाएगा ना। अब बीच में 1,2 के बाद 1,3 चेक करेंगे। 1,3 कैसे चेक करेंगे, 1,3 मतलब एरे ए को अपन अज्यूम कर रहे हैं वो इंडेक्स 1 से चालू हो रहा है बीडू, और एरे बी को अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंडेक्स 3 से चालू हो रहा है बीडू। तो B3 का लड़ाई करा दो A1 से, B4 का लड़ाई करा दो A2 से, B5 का लड़ाई करा दो A3 से, और ये बचे दो एलिमेंट, इनका लड़ाई B1 और B2 से करा देना। जब भी अपन पीछे से लेते हैं तो पीछे वाला एलिमेंट आगे कंसीडर कर लेते हैं, समझे बात को। तो होपफुली गाइज आपको ये बात सारी समझ आ चुकी है कि आपको लड़ाई करानी और चेक करना है कि 1,1 से लेके 1,n तक कितने वैलिड पेयर्स है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, n स्क्वायर में कर सकते हो ना। 1,1 से लेके 1,n तक चेक कर सकते हो। हर पैर के लिए दोनों एरे को एक बार ट्रेवल करो, वही इंडेक्स है, इसको हमेशा 1 से और इसको जो तुम्हारा 2 3 4 जहां से स्टार्ट करना है करो। जैसे ये खत्म हो जाएगा ना तो इसका पॉइंटर इसके स्टार्ट पे डाल देना, तो इसके एंड के एलिमेंट्स के स्टार्ट से कंपेयर होना चालू हो जाएंगे। आप चाहो तो इनका मैं आपको कोड भी दिखा सकता हूँ बेटा। तो आप समझ गए हो कि 1,1 से 1,n तक चेक करना है, बट इतना ही चेक करना इनफ है, इतना ही चेक करना इनफ है। यही तो इस क्वेश्चन का गोलमाल है। मैं आपको चाहूँ तो कोड भी दिखा सकता हूँ, कोड की लिंक, या ये देखो। लाइक ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर और बहुत सारे गेम है बिडू, बट अभी के लिए बात को समझे, दिख रहा है, देखो कैसे चेक मारा है, ये लूप देखो, बस चेकिंग देखो। वो जो जे, ये देखो आई जो है ना, ये ए वाला लूप आई का हमेशा 1 से n जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमेशा 1 से n जा रहा है, ये हमेशा 1 से n जा रहा है, ठीक है, ए का। बट जो ये जो बी का पॉइंटर है ना, बी पता है ना, एक बार 1 से चेक करते फिर 2 से चेक करते, तो देखो स्टार्ट जे पर है, और जे एक बार 1 है 2 है 3 है, समझ रहे हो। 1,1 चेक हो गया, आई सारे आई कॉमा जे पैर चेक कर लिए मैंने, सारे सारे, यस आई कॉमा मैंने सारे पैर चेक कर लिए जहां पर आई की मतलब आगे ए 1 से चेक हुआ और बी अलग अलग स्टार्ट पॉइंट से चेक हो गया। अब मालूम है खास बात क्या है, खास बात यह है कि इफ 1,i इज वैलिड, अगर ये वैलिड है ना, इट मींस n pairs आर वैलिड। ये आपको कोई कहीं भी नहीं समझाएगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो बिडू, अगर 1,i वैलिड है तो n pairs है जो वैलिड है। अब लोग बोलेंगे सर आप कहना क्या चाहते हो, दिखाता हूं बेटा। 1 2 3 4 5, ये ए ले लो, बी ले लेते हैं, 5 6 7 8 10। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए कॉमा बी के अंदर ना, समझो तुम बोल दो एक जगह कि 1,2, तो 1,2 का तुम्हारा आंसर क्या आएगा वो सोचो। 1,2 का आंसर क्या आएगा वो सोचना इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो 1,2 का जब हम आंसर डिसाइड कर रहे हैं, जब चीज़ें डिसाइड हो रही है, चीज़ें सही से चल रही है, तब तो 1,2 का मतलब क्या हुआ, 1,2 का मतलब ए में हमने कंसिडर किया 1 2 3 4 5, और बी में 2 से चालू किया 6 7 8 10। एक काम करते हैं, इसको 11 कर देते हैं और इसको 51 कर देते हैं, तो ये 11 हो गया और ये हो गया 51। तो ये चल रहा है ना, देखो ना, बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है, देखो हाँ दिया, बड़ा है बड़ा है बड़ा है। तो 1,2 इज नथिंग बट सेम एज, देख रहे हो कोड स्ट्रक्चर वही है,
बट अगर आप इसका वो जो केमिस्ट्री में बोलते थे ना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, मुझे पता है आपको ऐसा आज तक किसने अच्छे से नहीं पढ़ाया, बट मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, आप पढ़ लो मुझसे। 1,2 इज नथिंग बट सेम एज 2,3। ये जो 1,2 में तुमको ये दो दो एरे दिख रहे हैं ना, 1,2 में क्या ए ऐसा दिख रहा है, बी ऐसा दिख रहा है ना, तो अगर दोनों को एक एक बढ़ा दोगे ना 2,3, पैर तो अलग हो गया बट सेम ही चीज है ये 2,3 भी। क्यों? 2,3 में क्या होगा, 1,2 में क्या हो रहा था, 1,2 में इन दोनों का लड़ाई हो रहा था, ये रेड वाले ये वाले पार्ट का लड़ाई हो रहा था ये वाले पार्ट के साथ, दिख रहा है ना, एक का 6 से लड़ाई, दो का 7 से, तीन का 8 से, चार का 11 से और पांच का 51 से। बट मैं कह रहा हूं दोनों में एक एक बढ़ाओगे ना बिडू, हाँ सर, तो भी सेम ही चीज होने वाली है 2,3। मतलब यहां पर 2 से चालू करो लड़ाई, यहां पर 3 से करो, तो क्या होने वाला है, 2 7 से लड़ रहे बिडू, 3 8 से, 4 11 से, इतना लड़ाई हो गया। हाँ, अब क्या, अब ये 5 लड़ेगा 51 से और एक लड़ेगा 6 से। अरे ये तो सेम उसी के जैसा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 1,2 का जो 2,3 के साथ लड़ाई हो रही थी तो सेम चीज हो गई बिडू। मतलब आप सिर्फ 1,1 से लेके 1,1 से लेके आप 1,n तक वैलिड पेयर्स ढूंढ लो n स्क्वायर टाइम में, फिर ईच वैलिड पेयर यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय, हर वैलिड पेयर को आप n से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आपका काम बन जाएगा। यही वो लोग कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इफ 1,2 इज वैलिड तो ऑटोमेटिकली ये सारे पेयर्स वैलिड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कौन कौन से पेयर वैलिड हो जाएंगे, 2,3 3,4 टिल n-1, ठीक है। तो टोटल ये कितने पेयर्स हुए, ये n-1 पेयर हो गए, ये एक हो गया, टोटल कितने n वैलिड पेयर्स। सो इफ यू फाइंड सी बेस पेयर्स, मतलब तुमको सी बेस वैलिड पेयर्स मिल गए, बेस वैलिड पेयर्स यानी बेसिक वाले जो 1,i के फॉर्म के हैं, तो टोटल फाइनल आंसर क्या होगा, वेरी नाइस, n इंटू सी, क्योंकि हर पेयर और n वैलिड पेयर्स को जन्म देता है, n-1 वैलिड पेयर्स को जन्म देता है। बेसिकली अगर 1,i वैलिड है ना, इसका मतलब ये है कि 1,i वैलिड है, मतलब 2,i प्लस 1 भी वैलिड होगा, इसका मतलब है कि 3,i प्लस 2 भी वैलिड होगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि लास्ट में n ना पहुंच जाए, और ये शायद n-i, राइट, 1,i वैलिड है तो 1,2 या n-1,2, तो इधर क्या आना चाहिए यार, दिमाग नहीं लग रहा यार, i+1 i+2 2 2 2 n-i+1 ही होता है जनरली। हाँ, तो इधर क्या आई एन है ना, तो n-n, हाँ 1,n, राइट। अगर i की वैल्यू समझो 2 होती तो इधर क्या आता, इधर आता 2 1,2 और यहाँ पर आता 2,3 3,4, तो ऐसा करते करते ये इधर तक आ जाता है n, और यहाँ पर n-1 चाहिए ना, n-1 का इफेक्ट कैसे जनरेट करना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा सोचने दो। ओके, 1, i इज वैलिड, इट मीन्स 2, या सो बेसिकली इफ 1, i इज वैलिड, अगर उसको मैथमेटिकली लिखना है, तो अगर आपका 1, i वैलिड है ना, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि 1 प्लस जी i प्लस जी विल ऑल्सो बी वैलिड until i plus g is less than equal to n, ठीक है। और अब चाहो तो इसको n से बड़ा भी कर सकते हो रोटेशनल इफेक्ट से, पर घुमा फिरा के यार दिमाग में समझ आ गया ना बात क्या चल रही है। ऐसे +1 करके जो n पेयर आएंगे वो भी वैलिड होंगे, तो ये दो वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, n इंटू सी, ठीक है, वेरी नाइस बोलते हैं इसको। पहले आप बेस वैलिड पेयर का कैलकुलेट करोगे 1,1 से लेके 1,n तक, और जितने भी वैलिड आए उनका काउंट सी है तो उनको n से मल्टीप्लाई कर देना। अब चलो रियल प्रॉब्लम पे चलते हैं।
रियल प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, चलो सोचते हैं ना। अब समझो 3 एरे दे रखा है, समझो बिड़ू अपन को 3 एरे दे रखा है, ठीक है। ये एरे ए है, ये एरे बी है, ये एरे सी है, और ये समझो ना इसके ऐसा नंबर होंगे। समझ ही सकते हो, फीलिंग आ ही गई होगी, अपन कुमार के स्टूडेंट हो यार। मैं अपने गांव में हूँ, पहले उदयपुर अभी घूमकर आया, कुंभलगढ़ में, फिर चित्तौड़गढ़ में, फिर और एक जगह थी वो। या धुरंधर इज नाइस मूवी। अब गाइस मेरी बात सुनो, समझो आपको पता चल गया बाय ब्रूट फोर्स कि भाई 1,2 1,2,3 इज अ वैलिड पेयर। अगर आपको कोई बोल दे कि ये एक वैलिड ट्यूपलेट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 को आपने ऐसा लिया होगा कहीं पर, राइट, और इसकी लड़ाई हुई होगी इससे, राइट, C2 से, राइट, और इसकी लड़ाई C3 से हुई होगी, राइट। तो अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर 1,2 वैलिड है, अभी पैर से अपन ना ट्रिपलेट पे आ रहे हैं, ठीक है, तीसरा एरे आ चुका है, 1,2 वैलिड है, मतलब अपन को पता है ना, और इसके n वेरिएशंस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं इसके, और n वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि 1,2,3 वैलिड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 1,2 है ये और n तरीकों से दिख सकता है, ठीक है, तो आपको बच के रहना चाहिए। ये 2,3 भी दिख सकता है, मतलब ये n से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये n-1, n भी दिख सकता है, बट 1,2,3 वैलिड है, इसका मतलब और कौन सा नंबर वैलिड होगा? इसका मतलब 1 और 2, 2,3, क्वेश्चन मार्क भी वैलिड होगा, समझ रहे हो? पर ये 1-to-1 मैपिंग होगी इसके साथ इसकी, ये मैं कहना चाहता था, लोग यही चीज नहीं समझ रहे थे। क्या कहना चाहता हूं मैं? अगर पहला एरे 1 से और दूसरा एरे 2 से चालू हो रहा है, और अपन को पता है अगर तीसरा एरे 3 से चालू हो तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, तो अब इसका कॉपी कैट दूसरा कौन होगा जो ऑलरेडी काउंट हो सकता है? 1 और 2 को आगे दोनों को बढ़ा दो एक एक से, तुमको पता है ना बढ़ाने का टेक्निक। 1,2 को 2,3 दिखा दो, 2,3 दिखाने के बाद भी भले ही चेंजेस हो, बट बेस में तो यही है ना, बेस में तो लड़ाई इन्हीं की हो रही है, बेस को समझो, बेस को। ये 1,2 दिख रहा है, बट 2,3 में भी ऐसा ही होता है, मतलब घूम फिर के लड़ाई इन्हीं एलिमेंट्स की हो रही होती है। तो अगर 2,3 लूंगा तो उसके बाद का एलिमेंट कौन सा होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,2 में 3 को मजे आ रहे थे, तो दिखती बात है 2,3 में इधर 4 को मजे आएंगे, बट यहां पर वन एक ही पॉसिबिलिटी होगी थर्ड एलिमेंट की, थर्ड एलिमेंट की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं है जनरली। तो अगर थर्ड एलिमेंट की एक ही पॉसिबिलिटी है तो आंसर तो एकदम सिंपल हो गया ना। आपको जो भी ये वैलिड पेयर दिख रहा है ना, इसको आपको, ये जो ट्रिपलेट दिख रहा है ना, इसको आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। आपको बस इसको n से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्लियर? यस सर, वाई? समझो आपने कोई ट्रिपलेट ढूंढ लिया, 1,2,3, ठीक है, आपने ये ट्रिपलेट ढूंढ लिया, आपको पता है ये ट्रिपलेट वैलिड है, आपको पता है ये ट्रिपलेट वैलिड है, ये 1,2,3 वैलिड है, तो आपको इसको बस n से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा उंगली मत करना। अगर 1,2,3 आपको पता है वैलिड, इसको n से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि 1,2 के इसके तो n वेरिएशन आ सकते हैं ना, पर एक बार इसके n वेरिएशन आ गए, एक बार इसके n वेरिएशन आ गए, तो जो थर्ड वाले एरे का जो हम अपन बंदा उठाएंगे वो एक यूनिक होगा, वो इंडेक्स, समझे? इधर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, समझे? अगर 1,2,5 वैलिड है ना तो ये n से अलग मल्टीप्लाई होगा, और 1,2,3 वैलिड है, ये n से अलग मल्टीप्लाई होगा, थर्ड में पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, क्योंकि जब आप इसको 1 बोलते हो और इसको 2 बोलते हो तो ये दोनों फिक्स हो गए। हाँ, अब थर्ड में हो सकती है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट तुमने तो इसको भी फिक्स कर दिया ना, तुमने तो बोल दिया ना कि मैं तो 3 से ही चालू करूंगा, थर्ड वाले को 3 से चालू करूंगा, या फिर वो वाले रोटेशन के एक अलग फॉर्म में कोई 3 होगा, समझ रहे हो ना, उसका उससे रिलेशन है। ये बहुत डीप चीज है, कैसे समझाओ आपका, वो होप आपको फीलिंग आ रही हो। घूम फिर के बात यह है कि वो जो पहले का जो 1,2 है ना, वो मजाक नहीं है। 1 और 2 ये एक बार डाल दिया ना तो इसके एन और तरीके होते हैं, बट वो भी यही होता है, ये समझा रहा हूं मैं तुमको। कुमार के एन स्टूडेंट्स है, बट वो एन स्टूडेंट्स है कुमार के ही, समझो बात को।
तो ये 1,2 में क्या हो रहा है, एरे ए वहां से और एरे बी इधर से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया। अब इसके एन वेरिएशंस बना देंगे तो कुछ अलग नहीं हो जाएगा, घूम फिर के लड़ाई A1 की B2 से, इसकी से, AN की B1 से। तो आप इसको यही समझो ना, आप इसको अलग रोटेशंस बनाओ ही मत। तो 1,2 के एन वेरिएशंस दिखाने पड़ते हैं। तो जो C वाला है उसका सिर्फ C3 वाला सही था ना, तो 1,2 को एरे थर्ड 3 में मजा आ रहा है, पर इसी में अगर मैं चेंजेस करूं, इसको 2,3 करूं, तो हो सकता है इसको 4 में मजा आए। ऐसा कर करके इसके भी एनी वेरिएशंस बनेंगे, मैं ये कह रहा हूं। और ये जो 3, 4, 5 ये इंक्रीज हो रहा है, इसको भी आप अलग मत समझो। जब आप 1,2 को 2,3 करोगे और इसको इसके 4 से जोड़ोगे, तो घूम फिर के ये वही लड़ाइयां होने वाली है। घूम फिर के मैं आपको ऊपर ऊपर से मिडल लेवल पे आइडिया दे दिया हूं। अब ओवरऑल आंसर कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं। राम राम। देखो गाइस, ये एरे ए है, इसको आप ना पेपर पे पूरा बना सकते हो, जितना आपको देर पेपर पे बैठ के बनाना है, सोचना है, समझना है, करना चाहिए, माइंड बढ़ता है भाई, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि। तो ये है एरे, ये है एरे बी, ये है एरे सी। तो हमको क्या करना चाहिए, मजे करने, मजे मजे। अब हार्डवर्क क्रेव करो लाइफ में, देखो कितना ऊपर पहुंचोगे। अब मुझे एक चीज पता है, अब मैंने इस प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखना चालू करते हैं। अब ना BC के एंगल से देखते हैं, गाली नहीं दे रहा हूँ, बात को समझो, ठीक है। ये सब मजा आ रहा है। समझो कोई बोल दे कि भाई 1,2 वैलिड है, बाकी का अपन को नहीं पता। मतलब हाँ, एरे ए ये अगर मैं उठाऊंगा ना ये दोनों, तो A <B पक्का आ रहा है। अगर 1,2 फिक्स है तो थर्ड के लिए क्या करूंगा, B2 B3 B4 की फाइटिंग में किससे करवाऊंगा, मैं सारे वेरिएशंस ट्राई करूंगा ना C के। मैं पहले ट्राई करूंगा B2 B3 B4 BN का लड़ाई ये वाले पार्ट से कराऊंगा, C1 से ये तक। अगर ये वैलिड हो गया तो इसका काउंट 2 करके बोल दूंगा, काउंट 2 प्लस प्लस। मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं 1,2 उठाऊं तो A<B तो फिक्स हो गया, तब मैं थर्ड के लिए क्या करूंगा, ये जो सेकंड वाला जो फिक्स हो गया, इसका लड़ाई C1 से कराऊंगा ना। मैं चेक करूंगा 1,2,1 वैलिड है क्या, ऐसा चेक करूंगा मैं, समझे। और समझो वो वैलिड है तो अच्छी बात है, मैं लिख दूंगा 1,2,1 वैलिड है। उसके बाद मैं B2 की लड़ाई C2 वाले पार्ट से करवाऊंगा। मतलब उसके बाद में 1,2,2 को ट्राई करूंगा, फिर 1,2,3 को ट्राई करूंगा, फिर 1,2, ऐसा ऐसा करते करते n तक ट्राई कर लूंगा मैं। 1,2,2 1,2,3 1,2, n तक ट्राई कर लिया। बट समझो 1,2,1 चल गया, यहां पर लिख देते 1,2,5। 1,2,1 चल गया, 1,2,5 चल गया, 1,2,2 फेल हो गया, 1,2,3 फेल हो गया, 1,2,n फेल हो गया। तो गाइस क्या चला अपना, देखो 1 और 2 फिक्स कर दिया, ये चेंज नहीं होंगे। थर्ड एरे में मैं सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा था। ये जो सेकंड वाला है ना, इसका B2 का B2 से BN, इसकी लड़ाई करवा रहा था। C1 से लड़ाया, C2 C3 C4 CN सबसे लड़वाया, अलग अलग टाइप का। एक बार इससे लड़ाई, फिर एक बार ये वाले पार्ट से लड़ाई। जब ये वाले पार्ट से लड़ाई करते, ये एलिमेंट पता है ना, इसके आगे पीछे वाले से लड़ाई होता है भाई, इतना दिमाग होगा तुम्हारे अंदर। समझो 1,2,1 वैलिड आया और 1,2,5 वैलिड आया, बाकी सब इनवैलिड आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरे ए का 1 है, एरे बी का 2 है, तो एरे सी क्या हो सकता है, एरे सी या तो 1 से चालू कर सकते हो या तो 5 से चालू कर सकते हो। तो एरे सी की कितनी पॉसिबिलिटीज है, एरे सी की 2 वैलिड पॉसिबिलिटीज है। एरे सी की कितनी वैलिड पॉसिबिलिटीज है, 2 वैलिड पॉसिबिलिटीज है। तो ये पर्टिकुलर पेयर के लिए 1,2 के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, ये 1,2 एक वैलिड पेयर है, राइट। इसको मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 1 और ये 2 है, तो फिर मैंने B के 2 को रोक दिया, और ये जितने भी टाइप से मैं ब्रेक मार सकता था, लड़ सकता था, C के 1 से लड़ लिया, C के 2 वाले पार्ट 3 वाले। मुझे पता चला कि सिर्फ तभी चलता है जब C1 से चालू हो रहा है, C5 से चालू हो रहा है। मतलब 2 तरीके, 1 to 1 1 to 5, तो 2 से मल्टीप्लाई मार दिया। इसी चीज को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 1,2 को दिखाने के भी तो n तरीके है ना बीड़ू।
1,2 रहता 1,2 है, बट इसको दिखाने के n तरीके हैं। तो 1,2 n से मल्टीप्लाई भले ही हो जाएगा, बट भले ही वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट वो है तो 1,2 ही। तो अगर उसको एज ए 1,2 अगर आप रोक के रखो, ये मल्टीप्लाइंग का कॉन्सेप्ट है, 1,2 अगर आप उसको ऐसे रोक के रखो तो आपको दिखेगा कि 1,2। आप 1,2 को ना आप कुछ भी कर लो, 2,3 कर लो, कुछ भी कर लो, घूम फिर के लड़ाई इन्हीं की होने वाली है, 1,2 ही रहने वाला है। इसकी लड़ाई जब आप इससे करोगे तो हर वेरिएशन में सिर्फ C1 और C5 ही वैलिड आएगा। हाँ, नाम C1 C5 की जगह C2 C6 हो सकते, बट दो ही वैलिड आएगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो जब भी आपको एक वैलिड पेयर मिलता है ना 1,2, तो पहले उसको n से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 क्यों? क्योंकि ये जो 2 पे आपने जो रोका था ना, आपने फिर से ब्रूट फोर्स करके देखा कि अगर मैं 2 वाला एरे इधर से इधर लूं तो ये C के कितने वालों को ब्रेक कर सकता है, C1 को, C2 को, C3 से C4। ठीक है, अब एक लास्ट ट्रिक है। जो अपन B का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये कांस्टेंट नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कांस्टेंट नंबर क्या बता रहा है कि अगर B 2 से चालू होता है, अगर बी टू से चालू होता है, गाइस ऑलवेज लव योर मदर, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बी टू से स्टार्ट होता है तो हमको यही गाइस कैलकुलेट करना है, या 2 मिनट्स। बी अगर 2 से चालू होता है गाइस, या नाउ ओनली आई एम कमिंग, या बी अगर 2 से चालू होता है गाइस, तो अपन को यही जानना है ना कि ये सी के कौन से वैल्यूज को बीट कर सकता है, राइट? B1 B2 टिल टिल टिल, कितनी मस्त ऑब्जर्वेशन है, दिमाग फ्रेश हो गया क्वेश्चन करके। अगर B2 से चालू होता है, अगर B2 से चालू होता है, ठीक है, अगर ये B2 से चालू होता है तो अपन यही ट्राई कर रहे हैं ना कि अगर ये 1 से लड़ाई करूँ तो जीतेगा कि नहीं। फिर क्या ट्राई कर रहे हैं कि भाई अगर ये C2 से लड़ाई करूँ तो जीतेगा कि नहीं। फिर अगर ये B2 का इधर से लड़ाई करूंगा तो जीतेगा कि नहीं, यही चेक कर रहे हैं ना। इसी को अपन कांस्टेंट बोल रहे हैं ना। दिस इज नथिंग बट सेम एज, यही तो रोटेशन के मजे बहुत है। दिस इज नथिंग बट सेम एज B equal to 1 फाइटिंग विद C फ्रॉम 1 to N। मतलब ये जो तुम इधर कर रहे हो ना, इसका आंसर सेम टू सेम आने वाला है अगर तुम ये चीज करो। बी को तुम 1 से कंसीडर करके सबसे फाइटिंग करवा लो। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे सर? देखो, मैं कह रहा हूँ आप बी को ना हमेशा 1 से ही कंसीडर करना, इसको चेंज ही मत करना। बी को हमेशा आप 1 से कंसीडर, फर्स्ट इंडेक्स से। अब इसकी फाइटिंग करा लो C1 से, फिर B1 की फाइटिंग करा लो C2 वाले पार्ट से, फिर B1 की ये वाले, तो भी आंसर यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तुमने B2 से BN की फाइटिंग कराई थी तब B1 इधर पीछे ही था ना, राइट? तो B2 ने जो भी लोगों को बीट किया था एक टाइप से, अगर समझो उसने उसको बीट कर लिया, तो वो कोई ना कोई रोटेशन वो इसी पीस तो सेगमेंट में रहा होगा ना, उसका कॉन्जुगेट रोटेशन जो उस टाइप से उसको बीट कर रहा होगा। जब आप B1 से भी इटरेट कर रहे हो, कोई ना कोई तो आपको तरीका मिल जाएगा ना जो उसको उससे बीट मार करवा रहा हो। जैसे कि समझो ये B है, ये C है, ठीक है, तो B1 B2 B3, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर इसमें आपने ना B को 2 समझा और अपन ने चेकिंग कर ली। कैसे चेकिंग कर ली? B2 B3 B1 को मैंने लड़वा लिया, किससे लड़वा लिया? C1 C2 C3 से, और चेक कर लिया सही है कि नहीं। फिर फिर वही B2 B3 को C2 C3 से, फिर B2 B3 B1 को C3 से, ठीक है। बट ये सेम चीज आ सकती है अगर आप स्ट्रेट लड़ाई कराओगे तो भी हो जाएगा। क्यों? जब स्ट्रेट लड़ाई कराते हो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? B1 B2 B3 का लड़ाई होता है C1 C2 C3 से, फिर आप घूम फिर के क्या कहते हैं, B1 B2 B3 का लड़ाई C1 C2 C3 से हो गया। अब B1 का लड़ाई आप कराओगे C2 से, अब आगे चलोगे ना तो B1 B2 C2 C3, और ये क्या है B3, और ये C1। लो ये वाला फॉर्म भी जनरेट हो गया। मैं ये जितने भी फॉर्म जनरेट हो रहे हैं ना, ये B=1 वाले फॉर्म्स है, जिसमें B हमेशा 1 पे ही है। B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C2 C3। अब और एक बार करेंगे तो क्या आएगा? B1 B2 B3, ठीक है। तो अभी और कौन सा फॉर्म रह गया गाइस? B1 किससे लड़ेगा? C3 से लड़ेगा होपफुली। हाँ 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 हाँ।
B1 लड़ेगा C3 से, B1 लड़ेगा C3 से, B2 लड़ेगा C1 से, और B3 लड़ेगा C2 से। गाइस ये फॉर्म देख रहे हो बिड़ू? ये फॉर्म देख रहे हो? B1 B2 B3 C3 C1 C2 इज नथिंग बट सेम एज दिस ना। तो इसने अगर इसको बीट किया तो ये इसको बीट करेगा। B1 C3 B2 C1 B3 C1 B3 C2 B2 C1 B3 C2 B1 C3। क्या यार, रोटेशन का मस्त कंसेप्ट है यार, धन्यवाद जिसने क्वेश्चन बनाया। राम राम। सो गाइज आपको कोड दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने अभी, हाँ भैया हम एक्सपर्ट हो चुके हैं कोड फोर्सेस पर। A B C सब मजा आ रहा है, देखे दोनों को लिया मल्टीप्लाई कर लिया। अभी इतना काम आप खुद से समझ लेना। राम राम। स्टॉप सेव, आई वॉन्ट टू डू सब्स्टिट्यूट टू द बेस्ट। राम राम।